हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की थर्ड यूनिट से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के अंदर आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज भी आपको टारगेट रखना है कि आप इन 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएं। इस वीडियो से पहले हमने मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के भी 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में हम मनोविज्ञान की जो आपकी फोर्थ यूनिट है और जो फिफ्थ यूनिट है उनसे संबंधित भी 100 क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपका मनोविज्ञान का एक बार रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ये वंदना जादव मैम की पुस्तक से हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा के जो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या फिर नकली मुखौटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, लास्ट वीडियो की भांति 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी में आपको अपना आंसर क्लिक करना है ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक, इन भागों में बांटा है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो, ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण है, जो गत्यात्मक संगठन है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, जो गत्यात्मक संगठन है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर बिग 5 मॉडल के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं। बहिर्मुखता व सहमति जन्यता, अंतःकरण की शुद्धता व मनस्ताप, अनुभवों के प्रति खुलापन, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो बिग 5 मॉडल है इसके अंतर्गत ये सभी कारक आते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण होता है, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में विभक्त किया है। विचार प्रदान व भाव प्रदान, तर्क प्रदान व दिव्य दृष्टि प्रदान, विचार प्रदान व दिव्य दृष्टि प्रदान, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो जुंग महोदय हैं इन्होंने व्यक्तित्व को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, जैविकीय धारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है। शरीर रचना व नाभिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, परिवार रचना, या फिर अ व ब दोनों में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जैविकीय धारकों को बांटा जा सकता है इन दोनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा, परिवार रचना इसके अंतर्गत नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल एक कोष में। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये व्यक्तित्व की परिभाषा दे रखी है, व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कथन है। तो व्यक्तित्व की जो ये परिभाषा यहाँ पर दे रखी है ये दी गई थी लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अभिवृक्क ग्रंथि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम किस भाषा के शब्द से हुआ है। ये मैंने आपको आगे बताया था, सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। आगे देखते हैं, कौन सा स्प्रेगर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुडोल काय। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
बाकी इन्होंने बताए थे व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सामाजिक, सैद्धांतिक और कलात्मक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह मत किसका है? तो ये मत है रेक्स का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं इदम अहम, परम अहम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी आते हैं। आगे देखते हैं, सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? गोलाकार व आयताकार, कोमल एवं गोलाकार, लंबाकार व कोमल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, किस दृष्टिकोण के अनुसार आप बताएं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दार्शनिक दृष्टिकोण। फिर आगे देखते हैं, रजोगुण का अर्थ क्या है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्म में लगता है। इसका संबंध कर्म से है, ठीक है, रजोगुण का, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बिग फाइव मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रोस्टा व मैक्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रभाव से स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती हैं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जनन ग्रंथि। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, दर्शन शास्त्री तत्वता गणितज्ञ एवं विज्ञान चेता होता है। तो आप बताइए कौन? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अहम को कहते हैं, तो अहम को क्या कहा जाता है आप बताएं? ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा ईगो। आगे देखते हैं, अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रायड का। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, हर्मन रोजा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, 1921 में। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रेक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा, किस बुद्धि पर आप बताएं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्थानिक बुद्धि पर। स नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर द, आलपोर्ट का। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, अतीन्द्रिय बालक होते हैं, तो ये होते हैं भावात्मक। निम्न में से जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है वो कौन सी है? निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण या फिर साक्षात्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भ्रमण। आगे देखते हैं, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? यह है फ्रायड। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो इन्होंने दिया था काम प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? तो ये देन है ऑप्शन नंबर स, जुंग की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आगे देखते हैं, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किया गया था ऑप्शन नंबर ब, मॉर्गन और मुरे के द्वारा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि टीएटी की फुल फॉर्म क्या है? आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो व्यक्तित्व के निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है अनुकरण। ऑप्शन नंबर स। आगे देखते हैं, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा दिया गया है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
फिर आगे देखते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है यहाँ पर, आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, जल्द ही मित्र बना लेते हैं। आगे देखते हैं, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है, बताएं। तो यह कथन दिया गया था बोरिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 120। आगे देखते हैं, विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं। तो ये निर्माण करती है अचेतन मन का। आगे देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यहाँ पर कौन सी आपको बतानी है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की यहाँ पर विशेषता है उपयुक्त सभी। संदेही संकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय, दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं और कम बोलने वाले, लज्जाशील। आगे देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वयं अपने में। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है। शारीरिक व मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक आयाम या फिर भौतिक आयाम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भौतिक आयाम व्यक्तित्व के आयामों में शामिल नहीं है। ये सभी शामिल है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। तो ये होते हैं मूर्त बुद्धि वाले। वांछित व्यक्तित्व होता है। तो वांछित व्यक्तित्व होता है संवेग्य स्थिर। आगे देखते हैं, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है। व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ पद्धतियां हैं उसमें कौन सी विधि है आपको बतानी है। तो ये है निरीक्षण विधि या फिर पद्धति। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा काम वासनाएं। आगे देखते हैं, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोडसा का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन किस पुस्तक में किया है। तो वह पुस्तक कौन सी है बताएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स टाइप्स ऑफ मैन। फिर यहां पर आगे देखते हैं, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है आप बताएं। ये नहीं है समाजमिति विधि। ये सभी विधियां प्रक्षेपी विधियां, तो आप ध्यान रखिएगा। और प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के विषय में यहाँ पर सत्य कथन कौन सा नहीं है। उनका जन्म 1835 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता है। उन्होंने शिशु के काम प्रवृत्ति की बात कही है और उन्होंने मानसिक प्रक्रिया के 5 क्षेत्र स्वीकार किए हैं। तो इनके संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर द। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, यह करो यह न करो कौन कहता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स परम अहम। ये आप ध्यान रखिएगा। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। तो ये है प्रक्षेपी प्रकार। आगे देखते हैं, क्रेचमर जो कि जर्मन विद्वान है, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया वह है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शारीरिक संरचना के आधार पर। आगे देखते हैं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है।
तो ये होगी व्यक्ति इतिहास विधि। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अंतर्मुखी बालक होते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, एकांत में विश्वास रखने वाले। आगे देखते हैं, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बालक का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम में चुनाव और बालक की क्षमता, ये सभी बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता होती है। आगे देखते हैं, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। तो ये कितना होता है? ये होता है 1/10 भाग। आगे देखते हैं, मानसिक गतिविधियां 3 स्तरों में विभाजित की जा सकती है, यथा चेतन, अर्धचेतन व अचेतन मन, जिसके द्वारा यह सूत्रपात किया गया। तो किसके द्वारा किया गया आप बताएं। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड जन्मदाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आगे और आया है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आगे देखते हैं, अच्छे चरित्र की विशेषता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा गत्यात्मकता। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण विधि कौन सी है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये दोनों, शब्द साचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी अ व ब दोनों सही हैं। फिर आगे देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1935 में। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? आगे देखते हैं, गत्यात्मक प्रतिरूप से यहां पर तात्पर्य क्या है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। फिर आगे देखते हैं, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आलपोर्ट तथा कैटल ने। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक यहां पर कौन सा है? तो ये है आनुवांशिक प्रभाव। आगे देखते हैं, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये 5 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है संक्रिया से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो ये कौन सी ग्रंथि आप बताएं? ये है पीनियल ग्रंथि। आगे देखते हैं, निम्न ग्रंथि के स्त्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। तो ये कौन सी आप बताएं? तो ये है गोनेट्स। ऑप्शन नंबर अ यहां पर करेक्ट है। फिर आप आगे देखते हैं, प्राय मोटे व्यक्ति होते हैं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, यानी हंसमुख और आराम पसंद, मनमोजी और सामाजिक। फिर आगे देखते हैं, यहां पर आगे दे रखा है, आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ विषयक, व्यवहार परक, ये 4 तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? तो ये सभी संबंधित है ऑप्शन नंबर ब, विषय वस्तु से। जो ये 4 नाम दे रखे हैं यहां पर, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, चिड़चिड़ी, गंभीर और असामाजिक। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अधिक महत्व होता है। तो किसका होता है बताएं? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, प्रतिमान का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो कितने कार्ड होते हैं आप बताएं? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा
30 कार्ड। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी, इड, ईगो और सुपर ईगो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पर ये 75 वाला क्वेश्चन है। आकर्षक व्यक्ति हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, यह है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ध्येय की ओर अग्रसर होना। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्धारण मान। ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है। तो ये कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। ऑप्शन नंबर अ यहां पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, फ्रायड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना किसका प्रतीक माना है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, मैथुन का। आगे देखते हैं, फ्रायड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, मृत्यु का। आगे देखते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ये सभी सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। आगे देखते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। ऑप्शन नंबर स। फिर आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंने बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। रक्त प्रधान व्यक्ति, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी विशेषता होती है इनमें। रक्त प्रधान व्यक्तियों में प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं और क्रियाशील होते हैं। आगे देखते हैं, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्रायड ने माना है। तो इन्होंने माना है यहां पर ऑप्शन नंबर ब, नार्सिसिज्म। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वैसे नार्सिसिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें जो बालक होता है वो अपने आप को भूखे रखने का शौकीन हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर ब, नार्सिसिज्म। आगे देखते हैं, जुंग महोदय ने मानव व्यक्तित्व को बांटा है। ऑप्शन नंबर द, इसका सही आंसर है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। देखिए, यहां पर जो ये क्वेश्चन है, जुंग महोदय ने मानव व्यक्तित्व को बांटा है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था अ और ब दोनों। लेकिन अगर ऑप्शन में इस प्रकार आ जाए, तीन ऑप्शन उभयमुखी भी आए और चौथा ऑप्शन सभी, तो आपको सभी पर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर ऐसा आ जाए कि अ और ब दोनों, तब आप अ और ब दोनों करके आए। आगे देखते हैं, यहां पर चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों के प्रतिभाव हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सम्मान का। फिर आगे देखते हैं, हंसमुख और समाज प्रिय व्यक्ति जिस वर्ग में आते हैं वह है। तो ये होगा विस्टेरोटोनिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विस्टोरोनिया में आते हैं हंसमुख और सामाजिक प्रिय व्यक्ति। फिर आगे देखते हैं, वातावरण में वे समस्त तत्व सम्मिलित हैं जो प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति के व्यवहार को। आगे देखते हैं 1908 में मानसिक आयु का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बिन्ने और साइमन के द्वारा। आगे देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तो इन्होंने माने हैं 7 प्रकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाद में इन्होंने एक और इंक्लूड किया था। वर्तमान में इसके टोटल 8 है, लेकिन आपको 7 ही मानना है। आगे देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ये आप कंठस्थली ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं 1904 में 2 कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। आगे देखते हैं श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? तो ये है 70 से 85 के मध्य। आगे देखते हैं एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि यहाँ पर कौन सी है? तो ये है समाजमिति। आगे देखते हैं मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितनी होती है आप बताइए? होती है 50 से लगाकर 70 के मध्य। आगे देखते हैं एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पदों पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु मानी जाएगी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6 वर्ष। आगे देखते हैं एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स 90। 90 किस प्रकार होगी? देखिए, देखते वापस इसको। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, ठीक है। तो मानसिक जो आईक्यू है, आईक्यू का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर जो मानसिक आयु दे रखी है, पहले तो हम इनको जोड़ लेते हैं, 8 को और 10 को, तो कितने हो जाएंगे? 18। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसकी जो ये मानसिक आयु हो गई इस लड़के की, तो मानसिक आयु है 9, और जो सी है, सी यानी वास्तविक आयु, वो होगी 10 इंटू 100। तो 0 से 0 चला गया और 10 इंटू 9 से 90 हो जाएगा। देखिए, जितने भी ये मानसिक आयु यहाँ पर होती है उनको आपको जोड़ना होता है। तो 8 + 10 तो ये 18 हो जाएगा। फिर औसत निकालना है तो 2 से दे देंगे, 2 से इसका भाग कर देंगे, 9 हो जाएगा। इस प्रकार इसकी ये एक्चुअल मानसिक आयु निकल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप बताइएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सृजनात्मकता। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा मनोविज्ञान की यूनिट 4 पर, तो आप वो भी रेडी करके रखिएगा। और अगर कहीं पर भी बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप एडजस्टमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करा करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।